Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. So today we'll begin with the passage that appeared in CLAT 2019. ये passage बताता है कि inventors और innovators के बीच में क्या difference होता है, ठीक है। अब इन्वेंटर्स जो होते हैं हमारे, ये जनरली वो लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगा के, अपना टाइम लगा के कोई नई चीज़ बनाते हैं, है ना, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो पहले इस दुनिया में नहीं थी, ठीक है। इनोवेटर्स जो लोग हैं, ये एक्चुअली में उस इन्वेंशन को इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो जो इन्वेंशन हुआ है ना, उसको वो बेचने का काम करते हैं, ठीक है। किस तरह से उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, किस तरह से उसे बेचा जाएगा, वो सब काम इनोवेटर्स करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में। लेकिन अगर हम इनोवेटर्स की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस इन्वेंशन को एग्जैक्टली वैसा ही अपने प्रोडक्ट में इस्तेमाल करे। हो सकता है वो उसको चेंज कर दे, या हो सकता है कि वो 2-3 इनोवेशंस को मिक्स करके कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दे जिसके अंदर वो सारी चीज़ें हों, ठीक है, वो सारे इन्वेंशंस हों, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया जा रहा है आईफोन का। आईफोन के अंदर कई सारे इन्वेंशंस का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, वो ये है कि दोनों के अंदर आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आप सक्सीड ही होगे, है ना। आप फेल हो सकते हो दोनों ही केसेस में, चाहे आप इन्वेंटर हो चाहे आप इनोवेटर हो, क्योंकि ये दोनों ही काम बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, बहुत ज़्यादा डेयरिंग काम है। अब ये कहा जा रहा है कि स्टीव जॉब्स जो हैं वो कहते थे कि हमें कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि फेलियर जो है वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह है, और उसके ऊपर स्टेप करके हम जो है सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है। और हमें अपने गलतियों को इम्प्रूव करना आना चाहिए, उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनसे लेसन्स लेने चाहिए। इसके बाद बता रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे इन्वेंशंस हैं वो एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहाँ पे वेलक्रो का, ठीक है। वेलक्रो एक्चुअली में हमें पता है कि उस टाइम पे पहले वेलक्रो नहीं हुआ करता था, उस टाइम पे जिप्स का इस्तेमाल होता था किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए, है ना। चाहे वो बॉक्स हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो कि बंद करनी हो आपको, बैग हो। लेकिन बाद में जाके हम अभी के टाइम में अगर देखते हैं तो अभी आप देखेंगे शूज़ के अंदर भी और कई सारी जगहों पे आप वेलक्रो का इस्तेमाल देखेंगे जो स्टिक करने के लिए काम आता है ना। ये डिस्कवर कब किया था? जॉर्ज डी मिस्ट्रेल ने किया था। ये हाइकिंग करने गए थे, वहाँ पे कुछ ऐसे पेड़ थे जिसके अंदर फ्रूट्स थे, जिस पे कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई थी जो बार बार उनकी बॉडी से चिपक रही थी। तो उन्हें लगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ बनानी है जिससे कि वो चिपक जाए, है ना। तो उनको वहाँ से वेलक्रो का आइडिया आया कि वो जिप के बिना कैसे चीज़ों को चिपका सकते हैं या चीज़ों को बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि पेटेंट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन्वेंशंस के अंदर। हम जानते हैं कि ग्राहम बेल जो है उन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था, लेकिन उसी टाइम में 2 लोग और हैं जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन किया था। जैसे कि एक नाम है एंटोनियो म्यूशी और दूसरा है एलिशा ग्रे। एंटोनियो मूशी के साथ क्या हुआ कि भाई उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतने पैसे नहीं थे, उतना कनेक्शंस नहीं थे लोगों के साथ, इसलिए वो पेटेंट नहीं करवा पाए। उसके अलावा थी एलिशा ग्रे। अब इनके साथ क्या हुआ कि जिस दिन ग्राहम बेल अपना पेटेंट करवाने गए थे टेलीफोन, उसी दिन ये भी गई थी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना रह गया कि ग्राहम बेल इनसे पहले गए थे, तो इनका पेटेंट जो है वो पहले पढ़ा गया और पहले वो क्या कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी राइट हो गया उनका। तो अब उसके बाद एलिशा ग्रे का जो टेलीफोन है वो पेटेंट नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इस केस के अंदर ग्राहम बेल जो है वो बहुत लकी रहे। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो एक ऐसा एग्जाम्पल शो करते हैं हमें, जो कि एक इन्वेंटर भी थे और एक इनोवेटर भी थे। उन्होंने कई सारे इन्वेंशंस भी किए और उन्होंने जो इन्वेंशंस किए उनका प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करके उनको बेचा भी उन्होंने, और काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए वो, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा हमारे इनोवेशंस प्रेज वर्दी है ना, क्योंकि हम जनरली देखते हैं लाइफ में हम उन चीज़ों को, उन प्रोडक्ट्स को हमेशा
प्रेज वर्दी मानते हैं या हमेशा उनको अच्छा मानते हैं जो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये कार पसंद है तो मुझे वो इनोवेशन पसंद है। मैं कभी भी इन्वेंशन के बारे में नहीं सोचती, मैं नहीं सोचती कि इन्वेंशन ने कुछ इंपॉर्टेंस प्ले किया होगा उसमें, जबकि जो इनोवेशन है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम इन्वेंशन का भी है। इसलिए हमें जितना हमने इनोवेशन को इम्पॉर्टेंट माना है उतना हमें इन्वेंशन को भी इम्पॉर्टेंस देनी पड़ेगी हमारी सोसाइटी में। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये सोचूंगी कि यार कार्स अच्छी होती है और अगर मैं कोई इन्वेंशंस के ऊपर ध्यान नहीं दे रही, जैसा कि कार के जो इंजन्स हैं उनके अंदर कोई नया इनोवेशन हो या कोई नया इन्वेंशन हो, तो अगर मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ ना तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के अंदर। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। पैसेज में कहा जा रहा है कि इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों ही बहुत क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से, लेकिन इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी कि इन दोनों का मतलब सिमिलर नहीं है। इन्वेंटर जो होता है वो एक ऐसा जीनियस है जो अपने इंटेलेक्ट, इमेजिनेशन और टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि कुछ यूनिक बनाता है। लेकिन ये जो इन्वेंशन है ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे यूज़ करने लायक हो। तो इसे यूज़ करने लायक कौन बनाता है? इनोवेटर। ठीक है, इनोवेटर अपने रिसोर्सेज और स्किल्स का इस्तेमाल करके इसे यूजेबल बनाता है। ठीक है, अब इनोवेटर जो है वो इस इन्वेंशन को ऐसे ही इस्तेमाल कर सकता है, इसे बदल सकता है थोड़ा बहुत, है ना, चेंज कर सकता है, या फिर 2 या 3 इनोवेशंस को ब्लेंड भी कर सकता है। ठीक है, मिक्स करके कोई नया इनोवेशन बना सकता है ना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आईफोन है। इसके अंदर कई सारे इन्वेंशंस का इस्तेमाल किया गया है। अब अगर कोई इन्वेंशन है जो कि बहुत सारे ट्रायल और एरर्स से बनाया गया है तो वैसा ही इनोवेशन भी होगा, यानी कि इन्वेंशन और इनोवेशन दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि ट्रायल और एरर मेथड का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम ट्राई करते रहते हैं, गलतियाँ होती रहती है, फिर ट्राई करते रहते हैं और फिर शायद बाद में जाके कुछ अच्छा बन जाता है। हर अटेम्प्ट जो इन्वेंशन की तरफ जाता है वो ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर इनोवेशन लाइट ऑफ द डे देखे, यानी कि हर इनोवेशन उसी तरह से जिस तरह से इन्वेंशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता उसी तरह से इनोवेशन भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सक्सेसफुल हो पाए। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है वो ये कहते थे कि सक्सेस जो है वो कभी भी बिना चैलेंज के, बिना गलती करे या बिना फेलियर के हमें नहीं मिल सकती। और इसके अलावा जो स्टीव जॉब्स हैं, जो दुनिया के सबसे फेमस इनोवेटर्स के अंदर से हैं, जिन्होंने एप्पल को कंपनी को बनाया था, वो ये कहते हैं कि कई बार हमें इनोवेट करने के लिए मिस्टेक्स करनी पड़ती हैं। अब ये जो गलतियां हम करते हैं तो बेस्ट तरीका है कि हम इन्हें एडमिट कर लें और अपने आप को इम्प्रूव कर लें। ठीक है, इन्वेंटर्स और इनोवेटर्स दोनों के अंदर ही एक और चीज़ सिमिलर है, वो ये कि ये दोनों ही रिस्क लेते हैं, यानी कि इनका काम जो है वो बहुत ही रिस्की काम है। ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि ये फेल हो जाए। ठीक है, लेकिन इन्हें फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन समझना चाहिए, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स नहीं समझना चाहिए। यानी कि जब हम फेल हो जाएं और जब हम गिर जाए तो हमें वापस से उठ जाना चाहिए। ठीक है, कुछ इन्वेंशंस ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिंपल डिस्कवरी से हो गए हैं या एक्सीडेंटली हो गए हैं। जैसे कि वेलक्रो का इन्वेंशन है। उस टाइम पे हम कह सकते हैं कि वेलक्रो को जिपलेस जिपर कहा जाता था, क्योंकि इसे चीज़ों को बंद करने के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पे जिप का इस्तेमाल नहीं होता था। तो ये किया था जॉर्ज डी मिस्ट्रल ने। ये गए थे हाइकिंग करने के लिए, तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे बर्ड्स थे जो इनके कपड़ों और इनके डॉग के फर से चिपक रहे थे। बर्ड्स जो होते हैं वो फ्रूट के बाहर की जो कवरिंग होती है, कई सारे फ्रूट्स के बाहर की जो कवरिंग है उस पर कुछ ऐसे थॉर्न्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें लगी हुई होती है, हुक्स जैसी, जो कि आपके शरीर से चिपक सकती है ना। तो इस चीज़ को देख के उन्होंने सोचा कि यार ये जो बर है इसके अंदर ये जो टाइनी हुक्स हैं इनकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे चिपक जाती हैं। तो इसी वजह से उन्होंने भी वेलक्रो बनाया, जो कि एक ऐसा स्ट्रिप ऑफ फैब्रिक था जो दूसरी चीज़ से चिपक सकता था। ठीक है, अब ये जो दुनिया है इन्वेंशंस और इनोवेशंस की, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, और रेस यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। रेस जो है वो सबसे बड़ी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे रेस इस तरह से है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे इन्वेंशंस को पेटेंट मिल जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि जिसने इन्वेंशन किया है उससे पहले किसी और को पेटेंट भी मिल सकता है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि हमने अगर कोई इन्वेंशन कर दिया है तो हमसे पहले वो इन्वेंशन किसी ने नहीं किया होगा या
फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि हम जब इन्वेंशन कर रहे हैं तब उसी टाइम पे कोई और वैसा इन्वेंशन ना कर रहा हो, क्योंकि पेटेंट करवाने की जो प्रोसेस है वो भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि थॉमस अल्वा एडिसन जो है उनके नाम पे 1093 पेटेंट्स थे, यानी कि उन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं। उसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है, हमें पता है कि टेलीफोन उन्होंने इन्वेंट किया था, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसी टाइम के आसपास एंटोनियो मूशी जो है उन्होंने भी टेलीफोन डिज़ाइन कर लिया था, लेकिन वो लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और हार्डशिप्स की वजह से उसे पेटेंट नहीं करवा पाए। ठीक है, एलिशा ग्रे जो है उनके साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। मतलब आप जिस दिन ग्राहम बेल जो है उनके लॉयर यूएस पेटेंट ऑफिस में अपना टेलीफोन का डिज़ाइन पेटेंट करवाने जा रहे थे, उसी दिन एलिशा ग्रे भी गई थी उसे पेटेंट करवाने, लेकिन क्योंकि ग्राहम का जो लॉयर था उसने वो पेटेंट पहले फाइल कर दिया था, इस वजह से ग्राहम को वो पेटेंट पहले मिल गया। और फिर क्योंकि वो पेटेंट हो चुका था अब टेलीफोन, तो एलिशा ग्रे जो है वो अपने इन्वेंशन को पेटेंट नहीं करवा पाई। और ऐसा बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है कि कोई इन्वेंटर इनोवेटर भी बन जाए, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन के केस में ये पॉसिबल हो सकता था, क्योंकि थॉमस एडिसन जो है उन्होंने एक बहुत वाइड रेंज ऑफ इन्वेंशंस किए थे। ठीक है, बहुत सारे इन्वेंशंस उन्होंने किए और उसके बाद फिर उन्होंने उन इन्वेंशंस से प्रोडक्ट्स भी बना लिए, उनको मैन्युफैक्चर करके बहुत सारी चीज़ें बना ली और फिर वो बिजनेसमैन भी बन गए। उन्होंने मार्केटिंग भी कर ली उस प्रोडक्ट की और बेच भी दिया, तो हर चीज़ में वो सक्सेसफुल हो गए। वो इन्वेंटर भी थे और इनोवेटर भी थे। अब ऑथर का इस पूरे पैसेज को लिखने का जो सबसे मेन एम है ना, वो ये है कि भाई इनोवेशंस जो हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। हमें पता है इनोवेशंस को हम बहुत क्रेडिट देते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन उतना ही क्रेडिट इन्वेंशंस को भी जाना चाहिए, क्योंकि इनोवेशंस तब तक नहीं हो सकते जब तक कि इन्वेंशन ना हो। ठीक है, नंबर 1, पैसेज को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है? ऑप्शन ए, नरेटिव। तो नरेटिव तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं नरेटिव मतलब कि कोई स्टोरी बता रहा हो, है ना, किसी तरह का नरेशन कर रहा हो, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है ये, आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि भाई यहाँ पे जो है इन्वेंटर्स जो होते हैं उनको इस तरह से इन्वेंशन करना चाहिए, या फिर उनके इस तरह के इन्वेंशंस होने चाहिए, या ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे, उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर रहे। परसुएसिव, ये बात भी गलत है। ऑथर कहीं भी हमें ये परसुएड नहीं कर रहे, कहीं भी हमें फोर्स नहीं कर रहे ये बोलने के लिए कि भाई आप जो है इनोवेशंस को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो उतना ही आपको इन्वेंशंस को भी देना चाहिए। वो परसुएड नहीं कर रहे। ठीक है, एक्सपोजिटरी, तो ये बात जो है इसका बिल्कुल सही होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं एक्सपोजिटरी जो बात होती है इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को एक्सपोज करना चाह रहे हैं, है ना, लेकिन आप उस चीज़ को कैसे एक्सपोज कर रहे हैं? आप उसको एक्सपोज कर रहे हैं फैक्ट्स की मदद से, एजुकेशनल फैक्ट्स की मदद से। तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जिससे कि कई सारी बातें एक्सपोज हो रही हैं इन्वेंशंस के बारे में और इनोवेशंस के बारे में। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज के अंदर मेन आइडिया क्या था ऑथर का? ऑप्शन ए, हाईलाइट द डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय इनोवेटर्स। ये बात गलत है, यहाँ पे इनोवेटर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ बताई भी नहीं गई हैं, इन्वेंटर्स की डिफ़िकल्टीज़ फिर भी बताई गई हैं। फोकस ऑन दी हार्डशिप्स ऑफ पेटेंट सीकर्स, ये बात भी गलत है। पेटेंट सीकर्स के बारे में बात की गई है, लेकिन सिर्फ 1-2 पैराग्राफ्स में बात हुई है, पूरे पैसेज के अंदर उसके बारे में बात नहीं हुई है। कंपेयर इनोवेटर्स टू इन्वेंटर्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि शुरू से लेकर एंड तक आप देख रहे हैं इनके बीच में ही सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं। रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंटर्स, ये बात बताई गई है लेकिन लास्ट की 2 लाइनों में। ठीक है, तो इसलिए ये पूरे पैसेज का मेन आइडिया नहीं हो सकता। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, इनोवेटर्स एनहांस द यूटिलिटी ऑफ इन्वेंशंस, ये बात जो है बिल्कुल सही है। पैसेज में यही लिखा गया है कि इनोवेटर वही इंसान होता है जो कि अपने स्किल्स, टाइम और रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके किसी भी इन्वेंशन को यूजेबल बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, इनोवेटर्स फेस फ्यूअर चैलेंजेस दैन इन्वेंटर्स डू, ये बात गलत है। ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि इनमें से जो इनोवेटर्स हैं उन्हें कम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दोनों के लिए लिखा हुआ है कि दोनों के अंदर रिस्क्स हैं। एवरी इन्वेंटर हैज़ अ पेटेंट फॉर द इन्वेंशन, तो ये बात जो है ये भी गलत होगी। ठीक है, अब इन्वेंटर जो है
ज़रूरी नहीं है कि उसे पेटेंट मिल जाए अपने इन्वेंशन के लिए, जैसे एलिशा ग्रे को नहीं मिल पाया था उस तरह से। इन्वेंशन इज़ द सेम एज इनोवेशन, ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। आप देख रहे हैं पैसेज की फर्स्ट लाइन में ये बता दिया गया कि भाई इनोवेशन और इन्वेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लिंक्ड है एक दूसरे से, लेकिन सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, बेंजामिन फ्रैंकलिन और स्टीव जॉब्स दोनों ही क्या बिलीव करते हैं? तो दोनों के बारे में पैसेज में जब आप जाएंगे वहाँ लिखा हुआ है कि दोनों ही ये बिलीव करते थे कि फेलियर जो है वो हमें इम्प्रूव करने के लिए होते हैं, ठीक है। फेलियर्स से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए अपनी गलती को एडमिट करके, और फिर हम कह सकते हैं कि वो एक स्टेपिंग स्टोन की तरह हमें उसे मानना चाहिए। ऑप्शन ए, देयर इज़ नो प्लेस फॉर मिस्टेक्स इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन इनोवेशन, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है। इन दोनों का मानना था कि मिस्टेक्स जो है वो इंसान से ही होती है और हमें उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना आना चाहिए। मेकिंग अ मिस्टेक बिफोर फाइंडिंग सक्सेस इज़ नॉट अनयूजुअल, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यही कहा था कि बिना मिस्टेक किए आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। फेलियर इज़ अ परमानेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि फेलियर की वजह से आप जो है कभी सक्सीड हो ही नहीं सकते फेलियर होने के बाद, तो ऐसा तो इन्होंने कहा नहीं था। ऑल इनोवेटर्स हैव टू गो थ्रू फेलियर, ये बात भी गलत है। ऐसा कहीं पैसेज में नहीं कहा जा रहा कि जितने भी इनोवेटर्स हैं उन सबको फेल होना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है कि मिस्टेक करना कोई नई बात नहीं है, मिस्टेक सबसे होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि सारे इनोवेटर्स कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं या हमेशा फेल होते ही हैं। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। 5, वेलक्रो किस तरह का इन्वेंशन था? ऑप्शन ए, अ हाईली प्लान्ड एंड डीपली रिसर्च्ड इन्वेंशन, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो हाइकिंग करने गए थे और एक फ्रूट को देख के उनको वेलक्रो बनाने का दिमाग में आया, तो ये डीपली रिसर्च्ड इन्वेंशन तो नहीं था। द फ्रूट ऑफ फेलियर, ये बात गलत है, फेलियर की वजह से वो वेलक्रो नहीं बना पाए थे। द नीड ऑफ द आर, ये बात भी गलत है, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा था कि लोगों को बहुत ज़रूरत थी वेलक्रो की। एन एक्सीडेंटल इन्वेंशन, ये बात जो है बिल्कुल सही है, एक्सीडेंटली उनको ये समझ आया कि भाई इस तरह से अगर ये फ्रूट मेरी बॉडी पे चिपक सकता है तो ऐसे ही हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिससे कि दो चीज़ें चिपक सकें विदाउट यूजिंग अ जिप। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राहम बेल जो है वो फर्स्ट पेटेंट होल्डर किस तरह से बन पाए? ऑप्शन ए, हिज इंजेन्युइटी एंड गुड फॉर्चून, तो उन्होंने काम तो ऑब्वियसली किया ही था इसलिए वो इंजेन्युइटी कहलाएगी उनकी, और गुड फॉर्चून भी थी उनकी, क्योंकि एलिशा ग्रे भी उसी दिन आई थी। अगर वो उनसे पहले आ गई होती तो हो सकता है कि शायद ग्राहम बेल का जो पेटेंट है वो नहीं हो पाता और एलिशा ग्रे टेलीफोन को पेटेंट पहले करवा लेती। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। द केयरलेसनेस ऑफ एलिशाज लॉयर, ये बात गलत है, ठीक है। कहीं पैसेज में नहीं दे रखा कि लॉयर जो है वो केयरलेस था। अब लॉयर को थोड़ी ना पता था कि उसी दिन कोई और इंसान भी है ग्राहम बेल करके जो मुझसे पहले आके और टेलीफोन पेटेंट करवा के ले जाएगा, है ना, ऐसा उसे नहीं पता था। द क्लेवर ट्रिक प्लेड बाय हिज लॉयर, ये बात भी गलत है, लॉयर ने कोई ट्रिक प्ले नहीं करी, वो सिर्फ उनसे पहले आ गया था। द बायस्ड ऑफिशियल्स इन द पेटेंट ऑफिस, ये बात भी गलत है, वो ऑफिशियल्स बायस्ड नहीं थे, जो एप्लीकेशन उनको पहले मिलेगी वो उसी को तो अप्रूव करेंगे, बाद में मिलेगी उसको बाद में देखेंगे ना। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सी बात है जो सच नहीं है? ऑप्शन ए, इन्वेंटर्स में नॉट बी इनोवेटर्स, ये बात जो है ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा इन्वेंटर्स ज़रूरी नहीं है कि इनोवेटर्स बन जाएं। वो तो थॉमस अल्वा एडिसन के केस में वो दोनों ही बन गए थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर केस में ऐसा हो। इनोवेटर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एंटरप्राइजिंग, ये बात गलत है, इसलिए ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनोवेटर्स जो हैं उन्हीं को तो एंटरप्राइज करना पड़ेगा। कोई भी इन्वेंशन होगा तो इसको यूजेबल बनाना ही तो इनोवेटर का काम होता है, अगर वो यही नहीं करेगा तो वो इनोवेटर ही नहीं कहलाएगा। टू गेट अ पेटेंट द एप्लीकेंट हैज़ टू फॉलो लीगल प्रोसेस, ये बात सही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट, ये बात भी सही है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है उसकी और उसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, क्योंकि वही एक है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पढ़ के हमें ऐसा लगेगा कि ये फेलियर के बारे में बात कर रहा है? ऑप्शन ए, द वर्ल्ड ऑफ इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस इज़ अ कॉम्पिटिटिव वन। अब कंपटीशन की जहाँ बात हो रही है इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप फेलियर की भी बात कर रहे हो, है ना। कंपटीशन और फेलियर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। नॉट एवरी इनोवेशन सीज द लाइट ऑफ डे, ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये फेलियर के बारे में ही बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इनोवेशन
सक्सेसफुल हो पाए, यही यहाँ पे बात की जा रही है। दस इन्वेंटर्स एंड इनोवेटर्स हैव टू बी इंट्रेपिड इनफ टू टेक रिस्क्स। ये बात भी फेलियर के बारे में बात नहीं कर रही, ये सिर्फ ये कह रही है कि हमें डेयरिंग होना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि रिस्क टेकर होना पड़ेगा अगर हम इन्वेंटर या इनोवेटर बनना चाहते हैं। ये फेलियर के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, और नन ऑफ द अबव वाली सीन भी नहीं है, क्योंकि बी ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे लिखा है कि इंट्रेपिड का मतलब क्या होगा, या उसकी जगह हम कौन से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंट्रेपिड वो इंसान होता है जो कि फियरलेस होता है, जिसको रिस्क लेने से डर नहीं लगता। तो ऑप्शन ए देखते हैं, हेस्टी, ये चीज़ गलत होगी। हेस्टी यानी कि बहुत जल्दबाजी करने वाला इंसान, तो यहाँ पे इंट्रेपिड का मतलब वो नहीं है। इंटेलेक्चुअल भी इसका मतलब नहीं है। डेयरिंग इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि फियरलेस, तो फियरलेस और डेयरिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं। रिच भी इसका मतलब नहीं होता है, सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, लॉडेबल का एंटोनिम क्या है, यानी कि ऑपोजिट क्या है। लॉडेबल का सीधा सा मतलब होता है प्रेज वर्दी, किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका ऑपोजिट जो होगा आप समझ सकते हैं, कोई नेगेटिव ऑपोजिट होना चाहिए। ऑप्शन ए प्रेज वर्दी, ये तो इसका मतलब ही है, ऑपोजिट कैसे हो सकता है। चैलेंजिंग, ये बात गलत है, ठीक है, चैलेंजिंग कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती। टायरिंग और डिसग्रेसफुल के बीच में आप खुद सोच सकते हैं कि कोई चीज़ के लिए अगर हम प्रेज़ कर रहे हैं या किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है। थकाने वाला तो नहीं हो सकता है ना, डिसग्रेसफुल हो सकता है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बेकार सी हो बहुत, है ना। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज दैट अपीयर्ड इन आइलेट 2016। ये पैसेज जो है शुरुआत में ऐसे बताता है कि इंडिया के अंदर रूरल मैनुअल लेबर जो है वो अभी सबसे ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा लोग हैं एम्प्लॉयड, और इसके अलावा रूरल मैनुअल लेबर जो है ये एग्रीकल्चर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि जो रूरल मैनुअल लेबर है उसके अंदर वेजेस बढ़ रही हैं या फिर यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, तो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट होता है तो लेबर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इस तरह का कुछ कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि रूरल मैनुअल लेबर का स्ट्रक्चर किस तरह का है इंडिया के अंदर, और बहुत सारे सालों की बात हो रही है। 1970s में कैसा था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था, 1990s में कैसा था, ठीक है। इस तरह का पूरा एक स्ट्रक्चर बताया जा रहा है जो हमारी लेबर फोर्स का था और अभी के टाइम में है, ठीक है। और फिर इसे इंटरप्रेट किया जा रहा है ये बताने के लिए कि हमारा जो स्ट्रक्चर है लेबर फोर्स का वो किस तरह का है। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। रूरल मैनुअल वर्कर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है, यानी कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं इंडिया के अंदर। 1991 में नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर जो है उसने बताया कि इंडिया के जो रूरल वर्कर्स हैं उसमें से 60% जो वर्कर्स हैं वो मैनुअल वर्कर्स हैं, और वो नंबर के अंदर अगर हम देखें तो 160 मिलियन है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर, ठीक है। अभी जो चेंजेस हैं इनकी वर्किंग और लिविंग कंडीशंस में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सारे वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में। अगर हम उनकी वर्किंग और लिविंग कंडीशंस को अच्छा करेंगे तो एक तरह से ये सिर्फ रूरल पॉपुलेशन की ही नहीं बल्कि हमारी पूरी कंट्री के लिए वेलफेयर का काम होगा, ठीक है। हमारी कंट्री का भी इससे भला होगा, क्योंकि 160 मिलियन लोग अगर बेटर लिविंग कंडीशंस के अंदर हैं, यानी कि हमारी कंट्री एज अ होल डेवलप कर रही है। अब रूरल लेबर मार्केट जो है इंडिया का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कहा जा रहा है। हमारा जो मार्केट है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि बहुत डाइवर्सिटी है। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह के लेबर मार्केट्स काम करते हैं, और अलग अलग सेगमेंट्स भी हैं लेबर मार्केट में। यानी कि हम जानते हैं कि अलग अलग जगह पे लेबर का इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में होता है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्क में होता है, कई सारी जगह लेबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो कई सारे सेगमेंट्स है, रीजन्स के अंदर भी अलग अलग डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल है ये बताता है कि एक ऐसी रिसर्च है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारा जो लेबर मार्केट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है लास्ट फ्यू डेकेड्स के अंदर, है ना। यानी कि इंडिया के अंदर किस तरह से रूरल लेबर का स्ट्रक्चर बदला है।
पहले कैसा था, बाद में कैसा हो गया, ठीक है। 1980s के अंदर बताया जा रहा है कि एक एक्सप्लोजन हुआ रूरल लेबर फोर्स के अंदर, लेकिन उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर में वो बहुत कम हो गई। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इन दोनों में एक लिंक बैठाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जब रूरल लेबर फोर्स के अंदर एक्सप्लोजन हो रहा था तब एग्रीकल्चर जो है वो इसके अंदर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा था। अब ये जो डेकेड था इसके अंदर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स भी बहुत ज़्यादा देखा गया, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे कैजुअल वर्कर्स थे या लेबर फोर्स जो है जो एग्रीकल्चर में काम नहीं करके दूसरी जगहों पे काम करती है, कंस्ट्रक्शन वर्क में या किसी और काम में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और एग्रीकल्चर जो है वो बहुत धीरे धीरे हम कह सकते हैं डेवलप हो रहा था। अब हम ये कह सकते हैं कि उसी टाइम पे जब एग्रीकल्चर जो है उसका डेवलपमेंट बहुत स्लोली हो रहा था और जो लेबर है वो सारा का सारा नॉन फार्म लेबर था, है ना, एग्रीकल्चर में लेबर नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे इस पीरियड में एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ गई थी, क्योंकि आप समझ रहे हैं एग्रीकल्चर पे एक प्रेशर पड़ जाता है ना कि अब हमें भी तो लेबर्स चाहिए। सारे लेबर्स अगर नॉन फार्म वाली चीज़ों में चले गए तो भाई हमारे यहाँ काम कौन करेगा। तो इसलिए एग्रीकल्चरल वेजेस बढ़ गई थी और इनकम पॉवर्टी डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरह की टेंशन बनी हुई थी बिटवीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी ऑन वन हैंड, यानी कि पॉवर्टी जो है वो ये कहा जा रहा है कि डिक्लाइन तब होती जबकि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी ग्रोथ स्लो होगी और लेबर फोर्स जो है उसके अंदर कैजुअलाइजेशन इंक्रीज़ होगा। यानी कि सीधी सी बात यह है कि अगर हमें पॉवर्टी को कम करना है तो हमें किसी एक की ग्रोथ कम करनी पड़ेगी और दूसरे की ग्रोथ को इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। यानी कि अगर कोई एक एरिया हमारा ग्रो कर रहा है तो दूसरा एरिया जो है उसके एक्सपेंस पे ग्रो करेगा, ठीक है। तो अब इस तरह के जो डेवलपमेंट के कुछ ट्रेंड्स हैं वो कंसर्न के मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। राधाकृष्णन और शर्मा बताते हैं कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि एक तरह का गैप बन गया था बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस, यानी कि वो लेबर जो एग्रीकल्चर में काम करते थे और दूसरे लेबर जो शायद कंस्ट्रक्शन में काम करते होंगे, उन दोनों के जो वेजेस का गैप है और जो लेबर प्रोडक्टिविटी का गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि वेजेस हम जानते हैं एग्रीकल्चर में ज़्यादा हो गई थी, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है वो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस में बढ़ रही थी क्योंकि वहाँ पे लेबर ज़्यादा थे, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा रूरल कैजुअल वर्कर्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा कैजुअलाइजेशन हो रहा था वर्कर्स का, तो वहाँ पे कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास। उनको ऐसा होता था कि यार 1 महीने के लिए कोई कहीं पे बिल्डिंग का काम चल रहा है तो आप वहाँ पे काम कर लो, आप लेबर मान लिए गए हों। तो अब 1 महीने के बाद में उनके पास कोई जॉब नहीं होती थी, ठीक है, उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती थी। उसके अलावा एक और इशू जो है वो ये कि विमेन जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड तो थी लेकिन उनको काफ़ी लो वेजेस मिलती थी एज़ कम्पेयर टू मेन, है ना। दूसरा मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि भाई एक तो हमारा जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अगर उसको हम एज के हिसाब से देखें तो 15 से 29 एज ग्रुप के बीच में जो लोग थे वो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड थे। यानी कि जो मेजर एज ग्रुप है ना वर्कफोर्स का, हमारी वर्कफोर्स हमारी 15 की एज से लेके 65 की एज तक होती है। यानी कि जो लोग अभी अभी एंटर कर रहे थे ना हमारी वर्कफोर्स में वो सब अनएम्प्लॉयड थे। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि शीला भल्ला जो हैं उन्होंने रिव्यू किया हमारे कंट्री के अंदर जो ट्रेंड्स थे वेजेस, एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के, इन तीनों को इंटरलिंक किस तरह से किया जा सकता है ये उन्होंने बताया। उन्होंने देखा कि इंडिपेंडेंस से लेके 1970s तक एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं उनकी वेजेस स्टैग्नेंट थी, या हम ये कह सकते हैं कि बढ़ नहीं रही थी, साल दर साल सिमिलर रह रही थी। तो इसकी वजह से हम ये देख सकते हैं कि रूरल पॉवर्टी जो है वो तब डिक्लाइन हुई जब 1970 के बाद में ये जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं इनकी वेजेस बढ़ने लगी। यानी कि 1970 तक रूरल पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब 1970 के बाद एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वेजेस बढ़ा दी गई तब रूरल पॉवर्टी कम होने लगी। इसका मतलब सीधा सा ये है कि रूरल पॉवर्टी अगर हम कम करना चाहते हैं तो हमको एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो राइज इन वेजेस हैं इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं विथ इंक्रीज़ इन द शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। आप कनेक्शन देख रहे हैं, अगर एग्रीकल्चरल वेजेस जो हैं
उन्हें हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें नॉन एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट को एक्सपैंड करना पड़ेगा। यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में ना रह के दूसरे काम में हैं तो एग्रीकल्चर के लिए लेबरर्स की कमी पड़ जाएगी। जो भी चीज़ कम होती है आपको पता है वो एक्सपेंसिव हो जाती है, इसलिए उनकी वेजेस बढ़ जाएंगी। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो नॉन एग्रीकल्चरल वर्क की वेजेस हायर होती हैं एग्रीकल्चरल वर्क से। अगर ऐसा होता है कि नॉन एग्रीकल्चरल वर्क की वेजेस हायर होंगी तब भी हम ये देख सकते हैं कि रूरल पॉवर्टी में डिक्लाइन देखा जाएगा। यानी कि इन दोनों बातों से सिंपली ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि दोनों की वेजेस एक साथ नहीं बढ़ सकती, या तो एग्रीकल्चर की वेज बढ़ेगी या फिर नॉन एग्रीकल्चरल वर्क की वेज बढ़ेगी, दोनों की वेजेस एक साथ में नहीं बढ़ सकती। ठीक है, 1990s में देखा गया कि रियल वेजेस जो हैं उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ और जो डिक्लाइन इन पॉवर्टी हुई वो सब रिवर्स हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एक्सपैंड हो गया अब। यानी कि सीधी सी बात ये है कि जब एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में काम करने लगे, तब जो है हम ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्योंकि इतने सारे लोग आ गए इसलिए अब उनकी वेजेस नहीं बढ़ाई जाएंगी, है ना। मैंने कहा था कि जहाँ पे कमी होती है किसी चीज़ की तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है चीज़। अब यहाँ पे कोई कमी नहीं थी, 1990s में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में बहुत लोग एंगेज होने लग गए थे, तो इस वजह से उनकी वेजेस जो हैं वो डिक्लाइन करने लगी और पॉवर्टी जो है वो रिवर्स हो गई, है ना। डिक्लाइन इन पॉवर्टी रिवर्स हो गई, क्योंकि अब वेजेस कम मिलेगी लोगों को तो पॉवर्टी बढ़ेगी ना, है ना। अब ये कहा जा रहा है जनरली दुनिया के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इस तरह से देखा जाएगा कि राइज इन द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स जब होगा, यानी कि इकोनॉमी के जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्टर हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है सर्विस सेक्टर। ठीक है, सारी टीचिंग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब जो हैं सब टर्शरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, तो जब ये सारे सेक्टर्स जो हैं हमारे वो राइज़ कर रहे होते हैं, है ना, वो सब बढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा होता है, तब हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर इससे बिल्कुल उल्टी चीज़ हुई, और वो इसलिए कि हमारी जो रूरल वर्क फोर्स हैं वो 1980s के अंदर जो हमने देखी थी वो स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन दिखाती है। यानी कि स्ट्रक्चर जनरल जो है वो ये होना चाहिए कि जब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स इम्प्रूव कर रहे हैं तब हमारे जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं वो फेल कर जाएं। लेकिन जब हम 1980s के हिसाब से देखते हैं, जिस टाइम पे हमारे जो नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो फेल कर रहा था। यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ही गलत है, पूरी दुनिया के स्ट्रक्चर से हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया में ये होता है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर ही प्राइमरी सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है। यानी कि हम ये जानते हैं ना, हमने लिंक बैठाया था इस पैसेज में कि अगर एग्रीकल्चर में अच्छा डेवलपमेंट होगा तो भाई लेबर जो है, जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबर है उसके अंदर डेवलपमेंट कम होगा, और अगर नॉन एग्रीकल्चरल वाली चीज़ों में लेबर बढ़ रही है तो एग्रीकल्चर के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मैनुअल लेबर का वो स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन शो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज के लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, द कॉम्प्लेक्स लेबर मार्केट्स इन इंडिया। ये बात गलत है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, सिर्फ एक लाइन में बताया है कि लेबर मार्केट्स जो है इंडिया के वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। मैटर्स ऑफ कंसर्न इन रूरल एग्रीकल्चर, ये बात भी गलत है, यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पूरे हम कह सकते हैं लेबर मार्केट की बात की जा रही है। एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स चेंजिंग पर्सपेक्टिव, ये बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्सपेक्टिव चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे किसी के ओपिनियंस चेंज नहीं हो रहे इन दोनों सेक्टर्स के बीच में। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना। द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लेबर मार्केट, ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं पैसेज में अगर आप जाएंगे वहाँ पे डायरेक्टली ये चीज़ लिखी हुई है दैट दिस आर्टिकल ब्रिंग्स टुगेदर एन इंटरेस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल लेबर मार्केट्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ लिखी गई है। अगर आप इसके अलावा कोई और ऑप्शन को सही करते हैं ना तो मतलब बहुत ही बुरी बात होगी आपके लिए। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, ऑथर इनमें से कौन सी बात नहीं कहते हैं।
ऑप्शन ए, इन 1991 अबाउट 60% ऑफ द वर्कर्स इन रूरल इंडिया वर मैनुअल वर्कर्स। ये बात तो ऑथर ने कही है। The decade of 1980s was characterized by relative rise in casual employment as opposed to regular employment। ये बात भी सही है, लिखी है ऑथर ने। There is no gender bias among workers in agricultural sector। ये बात ऑथर ने नहीं कही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होना चाहिए, क्योंकि ऑथर ने तो ये कहा है इनफैक्ट कि विमेन के लिए एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा लो वेजेस होती थी, यानी कि जेंडर बायस तो होता था। तो ऑथर ने कहीं नहीं लिखा है कि जेंडर बायस नहीं होता था, ये ऑपोजिट बात लिख दी है उन्होंने। वेजेस इन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट हैव बीन लेसर दैन दोज इन नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट इन द 1990s। तो ये बात भी ऑथर ने लिखी है कि भाई एग्रीकल्चर के अंदर जो है वेजेस कम हो गई हैं 1990s के अंदर, और उससे पहले जो थी इनके अंदर वेजेस ज़्यादा हो गई थी। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जो इंक्रीजिंग गैप था बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों था अकॉर्डिंग टू राधाकृष्णन एंड शर्मा। तो इन दोनों के हिसाब से मुझे लगता है कंसर्न मेनली यही था कि देयर वाज अ टेंशन बिटवीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी ऑन वन हैंड, एंड उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि पॉवर्टी उस टाइम इसलिए डिक्लाइन नहीं हो पा रही थी क्योंकि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, और इसके अंदर ग्रोथ इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि लेबर फोर्स जो है जो एग्रीकल्चर में काम नहीं करता उसके अंदर ग्रोथ हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। यानी सिंपली अगर हम एक कनेक्शन बनाना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर स्लो ग्रोथ होती है तो जो दूसरी लेबर फोर्स है उसके अंदर अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी, और अगर उल्टा जो बात है वो भी बिल्कुल सच है। तो यही कॉज ऑफ कंसर्न था इनके लिए। ऑप्शन ए, दिस वुड इंक्रीज द वेजेस ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं कहा जा रहा कि भाई जो लेबर प्रोडक्टिविटी का गैप है उसकी वजह से एग्रीकल्चर का वेजेस बढ़ जाएंगे। दिस वुड लीड टू प्रेशर ऑन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स एज विच एवर सेक्टर एक्सपैंड्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, देयर वुड बी इंक्रीज्ड लेबर प्रेशर ऑन दैट सेक्टर एंड लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी अदर। ये बात जो है बिल्कुल सही है। इसी तरह का प्रेशर तो यहाँ पे हम फेस कर रहे थे कि भाई अगर एग्रीकल्चर को डेवलप करवाते हैं तो जो नॉन एग्रीकल्चर वाले चीज़ें हैं वो डेवलप होना बंद कर देती है, अगर नॉन एग्रीकल्चर को डेवलप कराते तो एग्रीकल्चर डेवलप होना बंद कर देता है। तो यही तो हमारा कॉज ऑफ कंसर्न था। दिस वुड इनडायरेक्टली मीन अ प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल सेक्टर इन टर्म्स ऑफ हायर वेजेस। ये बात भी गलत है, ठीक है। प्रेशर सिर्फ इस पे नहीं पड़ रहा, प्रेशर दोनों के ऊपर है। दिस वुड इनडायरेक्टली मीन अ प्रेशर ऑन नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये बात भी गलत होगी, ठीक है। प्रेशर दोनों के ऊपर ही बनता रहता है, कभी अगर वो ज़्यादा होता है तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा ज़्यादा होगा तो एक कम हो जाएगा, है ना। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जो शीला भल्ला है वो किस तरह से एक्सप्लेन करती है कि मिड 70s के बाद में जो रियल वेजेस हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वो राइज़ करने लगी पूरी कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ उन्होंने लिखा है कि एक्चुअल में जो वेजेस हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वो 1970s के बाद में राइज़ करने लगी थी, और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए वो ये समझाती कि रूरल पॉवर्टी उस टाइम पे डिक्लाइन होने लगी। तो इस बात को हम इससे समझ सकते हैं कि क्योंकि पॉवर्टी डिक्लाइन हो रही थी, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स की वेजेस बढ़ रही थी, क्योंकि उस टाइम पे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा होता था। अगर वहाँ पे वेजेस बढ़ जाएंगी तो रूरल पॉवर्टी भी कम होने लगेगी। ऑप्शन ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज्ड फॉर बोथ द सेक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बात जो है बिल्कुल गलत है, ऐसा कहीं वर्ल्ड के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो रही है पैसेज में। पहली बात, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से 1970 के बाद में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, और इसी वजह से हमारे जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं उनकी वेजेस बढ़ गई थी, क्योंकि इनकी वेजेस सिर्फ तब बढ़ सकती हैं जब हमारा जो दूसरा सेक्टर है, नॉन एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो। और आप जानते हैं 1970 के बाद हमारे यहाँ अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ बनने लगी थी, अच्छे अच्छे बिजनेसेस बनने लगे थे। जो इंडिया के अंदर ये लिबरलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल लेबरर्स जो हैं उनकी वेजेस बढ़ गई थी, ठीक है। क्योंकि अगेन एज आई सेड, जो नॉन एग्रीकल्चरल वाला काम है वो बढ़ गया था।
द एग्रीकल्चरल लेबरर्स बिकेम रिच ड्यू टू सक्सेसिव गुड क्रॉप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये बात हम नहीं कह सकते, पैसेज में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, कोई कनेक्शन नहीं दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन और एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में, बल्कि पैसेज में कनेक्शन दिया गया एग्रीकल्चरल लेबरर्स और नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स के बीच में। There was a mass outflow of agricultural laborers into non-agricultural sectors and the remaining laborers, lesser in number, now apportion existing agricultural sector wealth, getting richer individually। ये बात गलत है, ऐसी कोई बात शीला भल्ला ने नहीं कही है। वो सिंपली एक कनेक्शन बिठाना चाह रही है। वो ये कहती है कि अगर एग्रीकल्चर के अंदर वेजेस बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रीज़ या जो नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है, और हमारी जो रूरल पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हो रही है। इन तीनों के बीच में कनेक्शन बिठाया गया है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हमारी इंडिया की जो रूरल लेबर मार्केट्स हैं उनको समझना इतना मुश्किल क्यों है? ऑप्शन ए, द रूरल लेबर मार्केट्स आर अनइकोनॉमिक इन नेचर। ये बात गलत है, या अनइकोनॉमिक तो कोई भी मार्केट हो ही नहीं सकता। The rural labor markets are very complex and there exists great diversity across regions and across segments of such markets। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आप देखेंगे पैसेज में भी यही लिखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर है रूरल लेबर मार्केट्स का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है रीजन्स और सेगमेंट्स में। ठीक है, डायरेक्टली ये बात आपको लिखी हुई मिल रही है पैसेज में, तो ऑप्शन बी ही सही होना चाहिए। द रूरल लेबरर्स आर अ रेटिसेंट लॉट, नॉट फोर्थकमिंग with their problems, not very open to suggestions। ये सब बातें ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं दिया गया है, तो हम इसे गलत करेंगे। They are lazy and want doles from the government without undertaking any viable productive activities। ऐसा कुछ भी पैसेज में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ऑप्शन बी मिल रहा है, मतलब वही सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, किस तरह की टेंशन एग्जिस्ट करती है बिटवीन डिक्लाइन इन पॉवर्टी एंड स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, और उसके अलावा जो लेबर फोर्स के अंदर कैजुअलाइजेशन हो रहा है, उस तीनों के अंदर किस तरह की टेंशन है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो टेंशन है ये इस वजह से एग्जिस्ट करती है कि भाई जो डिक्लाइन इन पॉवर्टी है वो हम सिर्फ तब देख सकते हैं जब एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, यानी कि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तभी हम डिक्लाइन इन पॉवर्टी को देख पाएंगे। और एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट को अच्छा होने के लिए कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स कम होना चाहिए, तभी हम जो है डिक्लाइन इन पॉवर्टी देख सकते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि भाई जो पॉवर्टी है वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, रूरल पॉवर्टी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो जब अगर हमें पॉवर्टी को कम करना है तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हमें जो कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर्स हैं, है ना, कैजुअल वर्कर्स जो हैं उन्हें कम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो वो सारे लेबरर्स एग्रीकल्चर में आएंगे और एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होगा, जिसकी वजह से पॉवर्टी डिक्लाइन होगी। ऑप्शन ए, अ डिक्लाइन इन रूरल पॉवर्टी इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज़ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट एंड लोअर कैजुअलाइजेशन ऑफ द लेबर फोर्स। ये बात बिल्कुल सही है, हमने अभी यही बात करी है। द टेंशन एग्जिस्ट इन फैक्ट दैट एन इंक्रीज्ड कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स वुड इंक्रीज पॉवर्टी। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। पैसेज में तो ये कहा गया है कि कुछ भी हो, चाहे एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हो चाहे लेबर फोर्स इंक्रीज़ हो, पॉवर्टी तो कम ही होगी, पॉवर्टी बढ़ेगी नहीं। When there is decline in poverty, there should be faster growth of agricultural employment and decreased casualization। ये बात गलत है, पॉवर्टी किसी को अफेक्ट नहीं करती, एग्रीकल्चर और कैजुअल वर्कर्स जो हैं वो पॉवर्टी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉवर्टी कम होने से कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा एग्रीकल्चर और लेबर फोर्स के ऊपर। ठीक है, और बी और सी दोनों सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ये किस तरह का पैसेज है? पॉलिटिकल तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, किसी तरह के इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं हो रही, तो पॉलिटिकल नहीं हो सकता। सोशल कमेंट्री, ये बात भी गलत है। सोसाइटी के बारे में भी ये नहीं है, ये नहीं बताया जा रहा कि सोसाइटी में ये चीज़ें होती हैं या कास्ट सिस्टम होता है या कुछ भी ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इकोनॉमिक, ये बात सही है, क्योंकि हम अपनी इकोनॉमी की तो बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी में किस तरह से हमारा लेबर मार्केट काम करता है ना। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाना चाहिए कि इकोनॉमिक बातें हो रही है यहाँ पे। फ़िलोसफिकल तो बिल्कुल ही नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि भाई ज़िंदगी जो है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है या इस तरह की बातें हम नहीं कर रहे ना यहाँ पे, तो फ़िलोसफी नहीं कर रहे। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ऑदर इनमें से कौन सी बात नहीं बोल रहे हैं पैसेज के अंदर?
ऑप्शन ए, द नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर गिव्स डेटा ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ रूरल लेबरर्स इन इंडिया। ये बात सही है, ये बात उन्होंने बोली है पैसेज में, क्योंकि इसी का डेटा इस्तेमाल किया गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेसिकली मीन्स अ राइज इन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। सो ऑप्शन बी सही होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं पैसेज में लिखा हुआ था कि दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स के अंदर डेवलपमेंट हो गया और एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर बहुत स्लोली डेवलपमेंट हो रहा है ना। यानी कि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट बिल्कुल ऑपोजिट लिखा गया है। In India, employment was higher among the new entrants to the workforce in 1980s। ये बात बिल्कुल सही है, पैसेज में लिखी गई है। Real wages of agricultural laborers started showing an upward trend from 1970s। ये बात भी सही है, 1970s के बाद तो इनकी वेजेस बढ़ गई थी। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारे वर्कर्स की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस हैं वो हमें क्यों बेटर करनी चाहिए, वो हमें इम्प्रूव क्यों करनी चाहिए, वो हमारी कंट्री के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। ऑप्शन ए, रूरल वर्कर्स माइग्रेट अ लॉट टू सिटीज़ एडिंग टू द ऑलरेडी बर्जनिंग पॉपुलेशन एंड सो एनी इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस विच वुड स्टॉल दिस ट्रेंड वुड बेनिफिट। ये बात गलत है, हम इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो सिटीज़ में आ जाते हैं, इससे हमारी जो कंट्री है उसका फ़ायदा या नुकसान थोड़ी ना होगा। सिटीज़ में आने से कोई कनेक्शन नहीं है इस बात का, ठीक है। तो अगर हम उनकी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे जहाँ पे वो रह रहे हैं, चाहे वो सिटी में रह रहे हो चाहे वो गांव में रह रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें उनकी लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव करनी है। The rural workers live in abject poverty and a change in their working and living conditions is therefore very crucial। तो ज़रूरी तो है, लेकिन ये कंट्री के लिए ज़रूरी कैसे है? ये रूरल वर्कर्स की नीड हो गई है ना, ये रूरल वर्कर्स का रीज़न होना चाहिए कि भाई हमारी लिविंग कंडीशंस को अच्छा करो क्योंकि हम पॉवर्टी में जी रहे हैं। लेकिन ये कंट्री के लिए अच्छा कैसा है, इसके लिए भी ऑप्शन गलत होगा। They form the bulk of rural workers and so any change in their living standards augurs well for the country as well। ये बात जो है बिल्कुल सही है। आप देखेंगे पैसेज में लिखा हुआ है कि टोटल 160 मिलियन जो हैं वो रूरल वर्कर्स हैं। अगर इतने सारे लोगों को हम पॉवर्टी से मुक्त कर देते हैं, इतने सारे लोगों की हम लिविंग कंडीशंस अच्छी कर देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंट्री जो है वो भी प्रॉस्पर करेगी। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट और बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।